नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। गाजियाबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद अब सियासी सुर्खियां भी तेज हो चुकी हैं। गाजियाबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता पर एक बयान दिया। इस बीच उन्होंने मॉब लिंचिंग का जिक्र किया तो साथ ही ये कहते भी नजर आए कि जो लोग मुसलमानों को भारत छोड़ने के लिए कहते हैं वो खुद को हिंदू नहीं कह सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच मोहन भागवत ये भी कहते हुए नजर आए कि हर भारतीय का डीएनए एक है। ऐसे में मोहन भागवत ये संदेश देते दिखाई दिए कि हिंदू मुस्लिम एक ही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस बयान के बाद विपक्ष को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिला है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इसी बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और कहा कि मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों को सरकार की शय में छिपे अपराधी ही अंजाम देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये दावा करती हुई दिखाई दी कि सभी भारतीयों का डीएनए एक होने की बात जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कही है वो गले के नीचे नहीं उतरती है। इस बीच मायावती ये दावा भी करती हुई नजर आई कि आरएसएस की कथनी और करनी में फर्क है। लेकिन इन सब के बीच मायावती के आरोप हों या फिर ओवैसी के दावे या फिर मोहन भागवत का बयान कि सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक ही है, इन सब के क्या मायने निकाले जाएं और मोहन भागवत का बयान सियासत में कितना असर रखता है, सबको समझने के लिए आज 1 घंटे की हम बहस करने वाले हैं। इसमें चर्चा भी होगी लेकिन इसके साथ बहस करनी बहुत जरूरी है ताकि यह समझा जा सके कि आखिर इसके पीछे रणनीति क्या है। अगर मोहन भागवत ने यह बयान दिया है तो इसके पीछे की सियासी सोच क्या हो सकती है और मायावती ने अगर इस पर कटाक्ष किया है तो इसके जरिए वो कौन से समीकरण साधने की उत्तर प्रदेश में कोशिश करने वाली है। तो यूपी की सियासत में डीएनए वाली बात की फिर से एक बार दस्तक हुई है। माया को डीएनए का फॉर्मूला पसंद नहीं आया है। भागवत का बयान और इसके बाद से सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। डीएनए पर दंगल और सियासी नया एंगल यहां पर देखा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अब देखने वाली बात होगी कि इस बयान के बाद से क्या नए समीकरण बनते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को भी इसके बाद एक अच्छा मौका मिला है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से मोहन भागवत पर वो सीधा आरोप लगाएंगे, सीधा कटाक्ष आरएसएस पर करेंगे, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सभी का ध्यान उनकी तरफ जाएगा ही जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से अगर यहां पर बात होगी तो निश्चित रूप से यहां पर बहस होगी। मायावती ने पलटवार किया कि आरएसएस की कथनी और करनी दोनों में अंतर है। मोहन भागवत की बातें गले से नीचे नहीं उतर रही हैं। बीजेपी देश में विभाजनकारी राजनीति कर रही है, यह बड़ा आरोप यहां पर मायावती ने लगाया है। साथ ही कहा कि आरएसएस बीजेपी को आंख बंद करके सपोर्ट कर रही है, यह भी एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया। आरएसएस के सहयोग के बिना बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, यह भी विश्लेषण यहां पर मायावती ने अपने हिसाब से किया है। आरएसएस अपनी कही बातों को लागू क्यों नहीं करा पा रही है? जिस तरह की बातें आरएसएस कहती थी उस तरह की बातें अब आखिर लागू क्यों नहीं हुई? तो कथनी और करनी में फर्क है। यहां पर मोहन भागवत की बातें गले से नहीं उतरती। ये बड़ी बातें मायावती ने यहां पर कही और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। आपको बताएं कि भले वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, ये बात मोहन भागवत ने कही और उसी पर पलटवार मायावती ने कर दिया है। मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भी भ्रामक हैं क्योंकि ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक हैं। लोगों के बीच पूजा पद्धति के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मॉब लिंचिंग करने वालों के बारे में कहा कि ऐसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। ये बड़ी बातें यहां पर मोहन भागवत ने कही थी। अब मोहन भागवत ने इसके साथ एक बात और जोड़ी है। उन्होंने साफ कहा कि हम पिछले 40,000 साल से एक पूर्वजों के वंशज हैं। इसमें एकजुट होने जैसी कोई बात पहले से है ही नहीं, सभी लोग पहले से एक साथ हैं। भागवत का यह बयान आपको याद दिलाएं कि ऐसे वक्त आया है जब यूपी से लगातार जबरन धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं। तो इसलिए यह बयान, इस पर विश्लेषण, इस पर बहस बहुत जरूरी हो जाती है, जो आज प्राइम न्यूज यहां पर करने जा रहा है। आपको बताएं कि योगी सरकार ने भी धर्मांतरण को लेकर सख्ती शुरू की है। अब इसके बाद जिस तरह से यहां पर यह बात सामने आई वहीं पर मायावती का भी कटाक्ष सामने आया। साफ तौर पर यहां पर मायावती ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का धर्म को लेकर दिया गया बयान मुंह में राम और बगल में छुरी जैसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इनके बयान पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मायावती ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी खुलकर अपना पक्ष रखा और कहा कि जबरन और लालच देकर धर्मांतरण कराना बिल्कुल गलत है। मोहन भागवत का बयान क्या था, आपको फिर से हम एक बार याद दिलाते हैं। पूरे भारत के सभी लोगों का डीएनए एक समान, इस तरह की बातें इन्होंने कही। पूरे भारत के लोग एक ही पूर्वज के वंशज हैं। 40,000 पुरानी परंपरा की इन्होंने बात कही कि हमारा डीएनए एक है। मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं, ये बड़ी बात मोहन भागवत ने यहाँ पर कही थी। और साथ ही हिंदू मुसलमान दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए बार बार एकता की बात ना की जाए, क्योंकि एकता का आधार हमारी मातृभूमि है, ना कि हम अलग उपासक हैं, हमारी पूजा के माध्यम अलग हैं, पूजा की प्रणाली अलग है। तो इससे कहीं विभिन्नता नहीं आ जाती है क्योंकि हमारा डीएनए एक है। 40,000 साल पुरानी बात इन्होंने मोहन भागवत ने यहाँ पर उकेरी थी। इसी पर मायावती ने पलटवार कर दिया। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि इनके बयान पर कोई विश्वास नहीं करेगा।
धर्मांतरण के मुद्दे पर भी खुलकर अपना पक्ष मायावती ने रखा है। कहा कि जबरन और लालच देकर धर्मांतरण कराना गलत है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मायावती ने स्पष्ट रूप से एक बात और कही कि आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया बयान लोगों को अविश्वसनीय लगेगा। जब तक आरएसएस और बीजेपी एंड कंपनी और इनकी सरकारों की संकीर्ण सोच और कार्यशैली में सर्व समाज हितैषी सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक इन चीजों से बचा नहीं जा सकता है। साफ तौर पर मायावती ने यह भी कहा, इनकी बातों पर मुस्लिम समाज द्वारा विश्वास करना मुश्किल लगता है। तो एक तरह से मुस्लिम वोट बैंक की भी चिंता मायावती को कहीं ना कहीं है। साथ ही जिस तरह से मोहन भागवत ने अपना बयान दिया, तो उनके बयान में भी इसी चिंता की झलक को साफ तौर पर देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। धर्मांतरण पर भी मायावती ने खुलकर यहां पर बयान दिया है। साफ तौर पर कहा कि देश में लालच और डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराना ठीक नहीं, ऐसे मामलों की सही जांच कराकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसके पीछे कोई भी देश विरोधी साजिश है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये एक मोटा मोटा पूरा विश्लेषण हमने आपको बताया अभी कि मोहन भागवत ने क्या बयान दिया था, उसके बाद मायावती का किस तरह से इसमें बयान आया, उसी के बाद ओवैसी ने उसमें क्या टिप्पणी की, ओवैसी का इसमें क्या मानना है। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम यहां पर चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी बहस का अंजाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो सकता है। हमारे साथ विजय खेरा होंगे, बीजेपी प्रवक्ता होंगे, साथ ही सतीश प्रकाश बीएसपी समर्थक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका सतीश जी। दीप शंखधार हमारे साथ होंगे, आरएसएस का यहां पर पक्ष रखने वाले हैं, आपका भी बहुत स्वागत है दीपक जी। और चंद्रमोहन शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, आपका भी बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी। सबसे पहले हम आपके ही पास आते हैं, दीप शंखधार, जिस तरह से मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है, आपको क्या लगता है कि इसके जरिए जो एकता की बात बार बार कही जा रही है और उसमें डीएनए का एंगल दे दिया गया है, चिंता हो रही है कि अभी से ही कि मुस्लिम वोट बैंक कहीं बीजेपी से छिटकने न पाए। जब ओवैसी की एंट्री हो चुकी है, अखिलेश यादव लगातार धरातल पर काम कर ही रहे हैं, तो आपको अभी से चिंता होने लग गई क्या कि अभी से ही सहेजना चाहिए वोट बैंक को? नहीं, इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। अभी देखिए, इसको यदि जो विचार रखा गया है श्रद्धेय संचालक जी के द्वारा, उसमें यदि आप देखेंगे तो आपको इसमें ये मालूम होगा कि हिंदू मुस्लिम सब एक नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब हम ऐसा सोच लेते हैं कि अलग अलग हैं, तभी ये भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा करने की जरूरत नहीं है। हाँ। अब जब मायावती जी ये कह रही है कि मुंह में राम बगल में छुरी, यहीं से समझ में आना चाहिए, ये लोगों को समझ में आने वाला है कि समाज को तोड़ने का प्रयास कौन कर रहा है, समाज को संप्रदायों में, जाति में बांटने का काम कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश का अब तक उत्तम विकास क्यों नहीं हो पाया, ये समझ जाएंगे लोग। मोहन भागवत जी ने यह भी कहा, अगर इस पर ध्यान दिया हो तो, कि राजनीतिक लोग कभी समाज को जोड़ने का काम कर नहीं पाते, कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों जातिगत टिप्पणियां मायावती अखिलेश करते रहते हैं। और अगर जिसको मुसलमानों के इतने अलग होने की चिंता है तो वो सेंट्रल एशिया के मुसलमानों से पूछे, वहां के राजकुमारों का बयान आता है कि भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान मानते ही नहीं है वो लोग। नहीं तो अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर ओवैसी फिर इतना ज्यादा अलग क्यों सोचते हैं? अगर डीएनए एक है तो उनको भी आरएसएस की विचारधारा से कई बार सहमत हो जाना चाहिए था, लेकिन ओवैसी तो आज तक सहमत नहीं हुए। ओवैसी भ्रमित है और ओवैसी को अपनी राजनीति करनी है। हमको राजनीति नहीं करनी है, हमें सत्ता का लोभ नहीं है। नहीं तो ओवैसी भ्रमित हैं, ओवैसी अगर भ्रमित भी हैं तो कभी ना कभी तो आरएसएस की विचारधारा से उनको समर्थन अपना दिखाना चाहिए था ना, क्योंकि बात यहाँ पर डीएनए की गई है। वो ओवैसी बताएंगे आपको कि समर्थन क्यों नहीं दिखाते हैं, उनको क्या मिलता है, उनके भाई को क्या मिलता है 5 मिनट पुलिस हटाने के आग्रह को लेकर के। वो ऐसा आग्रह करते हैं कि 5 मिनट पुलिस हटा दीजिए। हाँ। वो क्या करके दिखाना चाहते हैं, कौन सी वीरता दिखाना चाहते हैं? 5 मिनट पुलिस हटाने का बयान देने वाले लोग आज ऐसे लोगों के विरोध कर रहे हैं जो लोग मॉब लिंचिंग के विरोध में खड़े हुए हैं। मॉब लिंचिंग क्या है? हिंदुत्व कभी मानवता विरोधी नहीं हुआ। हिंदुत्व जो है सामाजिक चिंतक रहा है। हिंदुत्व की जो जीवन शैली है वो बड़ी वैज्ञानिक शैली है। तो इस शैली से हटकर के यदि ओवैसी जाना चाहते तो इनकी व्यक्तिगत इच्छा है। उनको तो कई बार डर भी लगता है, उनको कई बार पता नहीं क्या क्या एहसास होता है भारत में रहने से। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर सतीश प्रकाश जुड़े हुए हैं। सतीश जी, जिस तरह से मायावती जी ने यहाँ पर बयान दिया, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि आप अगर इसकी पहले व्याख्या ठीक से कर पाएंगे तो निश्चित रूप से उसी के बाद प्रश्न पूछना ज़्यादा ठीक लगता है। क्या अर्थ है उनका, और जिस तरह से कभी तारीफ करती हैं कभी आलोचना कर देती हैं, इसके भी क्या सियासी मायने यहाँ पर निकाले जाए?
शुक्ला जी, हम सच को सच कहते हैं, हम्म, है ना। झूठ को झूठ, अगर झूठ होगा झूठ बोलोगे झूठ बताएंगे, सच बोलोगे सच की बात करेंगे। अच्छाई और बुराई के बीच में डिफरेंस करना चाहते हैं। देखिए, मोहन भागवत जी लंबे समय तक चुपती रही। इस देश में महामारी के हालात रहे, उन महामारी के हालात में 4 लाख लोगों ने कैसे जान गंवाई, लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, हॉस्पिटल नहीं है, उनकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन उन हालात में मोहन भागवत जी का कोई एक बयान, कोई एक मानवीय संवेदनाएं जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई हो, उनके प्रति नहीं है, एक बात। और देखिए, मॉब लिंचिंग जब होती है तब मोहन भागवत जी चुप हो जाते हैं। आज मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है तो मोहन भागवत जी को मॉब लिंचिंग की खिलाफत कर रहे हैं आज। ये दूसरी बात। देखिए, मोहन भागवत जी कोई जेनेटिक साइंटिस्ट नहीं है। एक बात आप मान लीजिए, वो एक देश के बड़े राजनीतिक दल का जो पैतृक संगठन है आरएसएस, वो उसको चलाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं राजनीति की बूझ में इसलिए नजर आती है कि देश जनमानस के मुद्दों से दिमाग हटाने के लिए आज पूरी दुनिया में राफेल भी एक चर्चा का विषय है। अगर कोरोना के ऊपर चर्चा है, महामारी की नाकामियों के ऊपर चर्चा है, तो भारत की राजनीति में राफेल भी एक बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ऐसे मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का बयानबाजी नहीं की जाती। तो मैं एक बात को जरूर कहूंगा कि अगर हम ऐतिहासिक नजरिए से इस बयान को देखते हैं तो भारत में जो भी लोग आए हैं, चाहे वो मुगल आए हैं, चाहे वो आर्यन आए हैं, चाहे अंग्रेज आए हैं, अंग्रेजों को छोड़ करके अंग्रेज समुद्र के रास्ते से भारत में एंटर किए। और जो मुगल है, जो आर्यंस है, वो खैबर दर्रा है, वहां के थ्रू आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुगल आए हैं, आर्यंस आए हैं, उनका रास्ता एक हो सकता है। अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता एक होने से डायरेक्टली कैसे हो गया। भाई, साथ में खाना खाने से तो दिन चेंज नहीं होते, या गाना बजाना जैसे या तबला बजाने से तो काम नहीं होता। ये सब चीजें हैं और ये बड़ा मुद्दा है। देखिए, आज ऐसे हालात में जब उत्तर प्रदेश और तमाम देश की जनता के हालात खराब है, माननीय जो संस्थापक साहब है, उनकी मुख्य चिंता क्या है, उसकी तरफ आपका ध्यान दिला दूंगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले, उन्होंने ये कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, और उसके बाद आज उन्होंने जेनेटिक कोड की बात करी है। देखिए, उनकी चिंता का विषय है, इसमें कई कोई दो राय है कि राखीगढ़ी में एक जगह है हरियाणा में, राखीगढ़ी, वहां पे कंकाल निकाला गया और उस कंकाल की जो आयु देखी गई वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से लगभग 1000 साल पहले है। उसकी बाकायदा बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी है और बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है। जब उसकी जेनेटिक जांच की गई तो जो आर्यंस है, उनकी जेनेटिक कोड होता है R1A1 और वो निगेटिव है। तो मोहन भागवत जी की समस्या ये भी है कि आज तक तो मुसलमानों से ये पूछ रहे थे कि भाई ये बाबर कहाँ से आया। अब तो जो है मोहन भागवत जी को भी ये सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई आप दक्षिण ध्रुव से आ रहे या उत्तर ध्रुव से आ रहे। और ये मैं नहीं करा, ये मैं नहीं करा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये बाकायदा टिप्पणी है जिसमें उन्होंने ये कहा है, 2011 की एक टिप्पणी है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का जो मूल निवासी है वो या तो दलित है या आदिवासी है। ये सब चीजें हैं। मेरा मानना यह है कि सरकार से सवाल पूछो, जनमानस के मुद्दों पे सवाल पूछो, दवाई क्यों नहीं है ये पूछो, रोटी क्यों नहीं है ये पूछो। ये कहीं ना कहीं जेनेटिक जो है ना, ये जीन ढूंढने की जो भूख है, ये हिटलर में भी जाती थी। पूरा का पूरा दुनिया को आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर करा दिया, कालाकारी को जन्म देती है। हिटलर भी पूरी दुनिया में जेनेटिक कोड ही ढूंढ रहा था और उसके कुछ जो पुरजे जो है उसे भारत में भी कहीं मिलने की कोशिश, ढूंढने की कोशिश की थी। तो मेरा मानना यह है कि देखिए, भागवत जी आरएसएस के हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम भी उनका सम्मान करते हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको नाते भी सम्मान करते हैं। लेकिन उनसे आज ये उम्मीद कर रहे थे, अरे बीजेपी है ना सरकार में, अगर भारत में आपने बताइए इतने साल तक मुगल शासन करके तब हिंदू खतरे में नहीं है, इतने साल तक अंग्रेज शासन करके और आज हिंदुओं की सरकार है, उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की सरकार है, केंद्र आज फिर हिंदू खतरे में होगा। अरे ये हिंदू के खतरे की बात छोड़ करके भाई जिनके पेट में रोटी नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास दवाई नहीं है, उनके बारे में सोचो। भारत को थोड़ा आगे निकालो। तब तक ये धर्म की चाशनी कब तक चटाते रहोगे और धर्म का चूरन किसे दोगे भाई? ठीक है, ये तो इस पूरे के पूरे इस पूरे बयान का, मोहन भागवत जी के बयान का ये विश्लेषण हो गया जो आपने अभी बताया। अब मायावती जी ने जो फिर इसमें पलटवार किया है, उसमें आपका क्या कहना है कि वो क्या कहना चाहती? नहीं, देखिए, उन्होंने सच कहा कि जो जनमानस के मुद्दे हैं उनको नहीं दबाओ, बिल्कुल मत दबाओ, राजनीति नहीं कर रहे। आपको देखिए, हम ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे
उत्तर प्रदेश में हमारा कहना है ये, हमने तमाम दलों से जो विपक्षी दल है उनसे कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी, देखिए बीजेपी हमेशा आस्था की एक्सपर्ट है। आज बीजेपी की जो आस्था है वो महामारी के दबाव में है। ऐसे दबाव में बीजेपी हमेशा कोशिश करेगी कि आस्था की चाशनी से ही वो इसको ढक सकती है अपनी नाकामी को। मेरा कहना यह है कि विपक्षी दलों को बीजेपी और आरएसएस के ऐसे एजेंडे में नहीं घुसना चाहिए, इनसे दूर रहो और इनसे जनमानस के मुद्दे पे ही घेरो। क्योंकि मोदी जी हो या योगी जी हो, आपने वादे किए थे, आपने मैनिफेस्टो जारी किया था। जब आपने मैनिफेस्टो जारी किया था लोगों ने आपको वोट दिया, आपको सरकार दी ना। आपको सरकार इसलिए दी थी कि 4.5 साल बाद भी आप लोगों से फिर सवाल पूछ रहे, विपक्ष से सवाल पूछ रहे। आप मुझे बताइए ना, अगर योगी जी की नीयत में खोट ना होता तो आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है बताइए। योगी जी खुद ये कहते हैं कि आप ठोक देंगे या उनको जेल में नहीं, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं, नहीं अब आपको इसमें क्या लगता है कि मोहन भागवत क्या मतलब मोहन भागवत इस बयान के जरिए किसको साधने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए मोहन भागवत जी, देखिए सुनिए, तमाम आरएसएस और तमाम बीजेपी योगी जी की नाकामियों को ढक रही है। उत्तर प्रदेश में जग जाहिर है सर, आपने हिंदुओं का वो दफनाया है, उनको जगाया नहीं है। आपने गंगा के किनारे ये कुकृत्य किया 2014 में और 2017 में, है ना, सपा ने कहा कि हम कब्रिस्तान की दीवार लगा देंगे, आपने कहा कि हम शमशान की उससे बड़ी दीवार हटा देंगे। अरे भाई जिंदे आदमी की बात करो ना, मरने के बाद क्या होगा? कोई भी व्यक्ति हो, महामारी के दमन देखती है, महामारी जात देखती है, वो दलित देखती है, वो अगला देखती है, वो पिछड़ा देखती है, वो मुसलमान देखती है। अरे महामारी किसी को भी लगेगी। मेरा कहना ये है कि जनमानस के मुद्दे लोगों को स्वास्थ्य चर्चा करो, बढ़िया हॉस्पिटल खोलने की बात करो, डॉक्टर्स की बात करो, दवाइयों का भरपूर भंडारण करो। हाँ ठीक है, हमारे साथ विजय खेड़ा जी हैं। विजय जी, सीधा सा यही कहना है इनका कि जिस तरह का भी बयान दिया जा रहा है उस बयान से हटकर डीएनए की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात से आगे हटकर आपको बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, आपको गरीबी हटाने पर आपको ध्यान देना चाहिए, और जिस तरह के बयान आप दे रहे हैं उससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। तो ये अनर्गल एक तरह से बयान है, इनका ये आरोप है। हमें इनकी सलाह की जरूरत नहीं है कि हमें किस बात पे बोलना चाहिए। ये अपना बोल ले जो ठीक चाहे, महंगाई पे ठीक बोल ले, जो बोलना है किसानों पे बोले ना, इनको तो अधिकार है ना पूरा विरोध करने का। प्रूफ करो तबियत से, कौन रोक रहा तुमको? हम कहाँ बोले, क्या हमें बोलना है, वो आपकी सलाह की जरूरत हमको नहीं है, न दें। आप हमें जिताना चाहते हैं इसलिए सलाह दे रहे हैं कि हम ऐसा करें तो हम जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को आप ये सलाह देना चाहते हैं तो रहने दीजिएगा। हमें वैसे ही मालूम है कि जनता किसके साथ है, इसलिए हमें ये तो बताइए मत आप। हम तो अकेले, हमारे लिए तो विकास की आंधी ही काफी है, उस पर ही जीत लेंगे हम चुनाव। यहाँ तक अभी आने वाले जो चुनाव है जिसकी उत्तर प्रदेश की बात आप अभी कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ आरएसएस का, दूसरी बात जो बात आज वो कर रहे हैं, ये बात कोई नई नहीं है। इसके पहले ये बात बिहार चुनाव में आ चुकी है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को दूसरे ढंग से कह चुके हैं। खाली ढंग ये है कि उन्होंने अब ये बोला है जिस पर ये बोल रहे हैं डीएनए एक है, तो ये तो इनको याद दिलाए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भी आजादी के बाद ये बोला था। हम किस लिए लड़ रहे हैं? हमारे तो पूर्वज, तब इनको नहीं बुखार चढ़ा किसी को, तब क्योंकि कांग्रेसी नेता ने बोला था, बड़े खुश हो रहे थे उस समय। अब जब तुमने पिछले 50 साल में कांग्रेस की उस विचारधारा को जो गांधी जी ने दी थी, जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उसको त्याग दिया, शुद्ध वोटों के लिए आप ये बंटवारा चालू जब कर दिया, तब ये आवश्यकता आई है 50 साल में आपने जो अलग कर दिया दोनों को, खाली वोटों के लिए, खाली जीतने के लिए। कभी आप ये कहने लगते हैं कि उन पर उनका पहला अधिकार है। भाई क्यों अधिकार है उनका पहला? और क्यों अधिकार पहला हिंदुओं का है? किसी का नहीं है। हिंदू या मुसलमान सबका अधिकार बराबर है। हाँ। लेकिन मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्रोतों पर भारतवर्ष के पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। क्या अधिकार का था उनको ये कहने का? जिस तुष्टिकरण पर इन्होंने पूरे देश को 65 साल बर्बाद किया है, वही लीगेसी आगे भी ले जा रहे हैं। मनमोहन सिंह जी भी यही भाषा बोल रहे हैं कि इनका अधिकार है। मैं कहता हूँ किसी का अधिकार नहीं है, हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे किसी धर्म का हो, सबका अधिकार स्रोतों पे बराबर है। सबको बराबर के अधिकार हैं। वोटिंग का अधिकार बराबर है, चुने जाने का अधिकार बराबर है, बिजनेस करने का अधिकार, प्रमोशन, नौकरी, कुछ भी है, सबका अधिकार बराबर है। आप चाहते हैं कि उन्हें अधिकार ज्यादा दे के उनके वोटों को लिया जाए और उनको बरगला के गलत रास्ते पर डाला जाए।
आप यही 40 साल से करके गुमराह कर करके अल्पसंख्यकों को ये स्थिति आज पैदा कर दी आपने कि इसमें लाइन खींचने लग गई है। हम जो चाहते हैं, आज भी जो मनमोहन सिंह भागवत जी ने जो कहा है अभी, उन्होंने यही कहा है कि हमारा डीएनए एक है और हमारा डीएनए भारतीय है। हम भारतीय हैं, किसी भी धर्म के हो। और मुझे आप बता दीजिएगा कब इस्लाम खतरे में था इस देश में? अगर है तो इनको मैं क्या बोलूंगा, जो नेता दूसरे दल के बैठे हुए हैं, इनको समझाओ ये सब कहने की बातें उसमें शामिल ना हो, और ओबीसी को भी समझाओ इस देश में इस्लाम न कभी तब खतरे में, न अभी है, न कभी होगा। अकेला हिंदू धर्म विश्व में ऐसा है जो सारे धर्मों को बराबर मानता है, और हिंदू भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जाता है, जबकि कोई दूसरे धर्म का आदमी हमारे मंदिरों में नहीं आता। यही हमारी पहचान है। इसी पहचान को बता रहे हैं कि हिंदुओं के साथ कभी कुछ खतरे में है ही नहीं। हजारों साल से हमारे यहाँ पारसी भी है, जैन भी है, सिख भी है, सारे धर्म बराबर से पलते हैं। कब दिक्कत आती है? लेकिन ये जो लाइन खींच के वोटों के लिए बर्बादी करने का काम जो 60 साल में किया गया है, और फिर छोटे छोटी रीजनल पार्टी ये करती है अपने लाभ के लिए, जैसे सापा ने किया, बांटने का काम किया था उत्तर प्रदेश में, तो वो कितने दिन चलेगा? हम चाहते एक हो, एक जैसे। हमने शौचालय बनाए, कोई फर्क रखा? हमने आवास अलॉटमेंट करे, कोई फर्क रखा? गैस दी, कोई फर्क रखा? नालियां या रोड साफ करवाई या रोड बनवाए, तो फर्क रखा? तो इसलिए ये झूठी अनर्गल बात है, आज नहीं तो कल समझ में तो आई जाएंगी जो फैला रहे हैं। ओबीसी सफल नहीं हुए, फेल हो गए, फिर चले आए, बंगाल बोल गया हो गया आ गए। अब थोड़े से मुसलमानों को, जिनको ये बरगलाने में सफल हो जाते हैं, उनको राह दिखाने की बात है। ये कह रहे हम और आप एक हैं, एक साथ आजादी की लड़ाई लड़ी है हमने, एक साथ हम मिल के रहे हैं, ठीक है। एक गलती जिन्ना ने की जिसकी वजह से हिंदुस्तान डिवाइड हुआ, उस गलती को सुधारने का वक्त है। अब हम लोग जो यहाँ पर हैं, इंडियन है, किसी मुसलमानों की जमीन यही है, यही पलते हैं, यही बढ़ते हैं, इसी रास्ते में उन्हें रहना है। यहाँ से कहाँ जाएंगे वो? कोई भेजने वाला नहीं है। और आज ये भी कहा भागवत जी ने कि जो ये कहता है कि इनको बाहर भेज दे, वो हिंदू नहीं है। ये भी अभी उन्होंने कहा है। और आप दूसरे देशों में देख लीजिएगा, पाकिस्तान में हिंदुओं को मिटा डाला, बिल्कुल खत्म हो गए वहां से। ठीक है, तो एक बार अब यहाँ, ठीक है, अब हम एक बार यहाँ पर रिएक्शन ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्रमोहन जी, इनका सीधा सा कहना है कि आज जो बातें करनी पड़ रही हैं, जिस तरह से विभाजनकारी नीतियों की बात हो रही है, विभाजनकारी कार्यों की बात हो रही है, उसकी कहीं ना कहीं जड़ आपके ही शासनकाल से जुड़ी हुई है। क्या आपने कुछ ऐसा बोया इस पूरे देश में जिसके चलते आज हिंदू मुस्लिम ज्यादातर राजनीति में प्रवेश कर चुका है? इसके पहले तो सब कुछ ठीक था, इनका कहना है। आलोक जी, आज की जो आपकी डिबेट है, और आज की डिबेट के अंदर मैंने बड़े आराम से खेड़ा जी को भी सुना और एक संघ प्रधान उनको भी बड़े ध्यान से सुना। लेकिन ये मैंने अपने जीवन में 52 ईयर एज में सुना था कि गंगा ऐसे बहती है, लेकिन आज उल्टी बहने लग गई, और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। जब खेड़ा साहब बोल रहे थे तो मैं बड़ा हंस रहा था। और जो मोहन भागवत जी ने बोला उसमें भी हंसी आ रही है कि ये बात तो इस सेकुलरिज्म के अंदर बड़े बड़े नेता कहते रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, इसके अंदर हिंदुस्तानी है। ये तो चिल्ला चिल्ला के इस हिंदुस्तान के हर वासी ने बोला है। और लिंच जी का, जिसको आप कह रहे हो कि लिंचिंग हिंदू नहीं कर सकता, लिंचिंग जो करता है वो कट्टर व्यक्ति करता है, कट्टर धर्म प्रचारक करता है, चाहे वो किसी मजहब किसी धर्म का हो। लेकिन अगर आप जब अपनी बात को घुमा के कहते हो तो उसका भावार्थ यही आके आता है। एक बात मुझे खेड़ा साहब आप समझा दीजिए कि हम लोकतंत्र में हैं, यहाँ हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता, और ना सिर्फ भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है। ये बात क्या कोई अकेली भागवत जी ने आज पहली बार कही है? इसको तो महात्मा गांधी भी कहते रहे, इसको सरदार पटेल भी कहते रहे, इसको सुभाष चंद्र बोस भी कहते रहे, इसको भगत सिंह भी कहते रहे। तो क्या मोहन भागवत जी अभी तारा लेके नीचे उतरे हैं? हाँ, एक बात सिद्ध कर दी उन्होंने कि बापूजी के 3 बंदर थे। वो एक कहते थे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन संघ के 3 बंदर हैं, सच मत कहो, सच मत सुनो, सच मत बोलो। और जब सच बोलो तो अपने फायदे के लिए बोलो, जब सत्ता अपने हाथ से निकल रही हो, क्योंकि आज सत्ता खिसकती नजर आ रही है, तो उनको दिख रहा है कि इस देश के अंदर हमने रोजी रोटी की बात कही थी 2014 में। भाई बहुत डिसेंट आज टॉपिक रखा आपने, मैं साधुवाद देता हूं आपको, शुक्रिया। कि रोजी रोटी की बात रखी थी आपने जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, करप्शन की बात रखी थी, एक परिवारवाद की बात रखी थी, एक ये कहा था कि एक परिवार है जो हिंदुस्तान के अंदर लूट के चला जाएगा, दूर भग जाएगा। लोगों ने बड़ा सहारा, लोगों ने कहा भाई सरकार को चुन लो, और चुन के प्रचंड बहुमत के साथ
एक ऐसा मोशन पूरे हिंदुस्तान में खड़ा कर दिया कि शायद मेरे रिलेशन के लोग भी उसी भंवर में बहने लग गए। आपके भी होंगे, सबके होंगे, था ऐसा मोशन। लेकिन आज डाक के पास क्या है, जो मैंने बोला बापूजी के 3 बंदर क्या है, सच हमने बोला नहीं, जो बोला था वो झूठ बोला था, नौकरियां हमने देनी नहीं थी, सच हम बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो जुमले होते हैं, और जो सच हम सुनते क्यों नहीं। जब मॉब लिंचिंग होती है और हमारे कट्टरिज्म लोग खुद के रंग को पहनकर किसी पे गोली चलाते हैं, खून निकालकर उस अहिंसावादी बापू की आलोचना करते हैं और हम मुंह बंद कर लेते हैं, तब बापू जी के 3 बंदर बहुत रोए थे। गांधी जी तो है नहीं, बंदर आज भी हैं, लेकिन बापू जी की आत्मा उस दिन भी बहुत रोई थी, जिसका चश्मा पहन के आपके बड़े नेता स्वच्छंद भारत की बात करते हैं खेड़ा साहब, तो आपको बातें तब करनी चाहिए जब उन बातों का आप जमीन पे असर करें। हिंदुस्तान जैसा था वैसा रहेगा। हिंदुस्तान के वो लोग खबरदार हो जाएं कि ये आपके बहकावे में नहीं आएंगे, चाहे वो किसी मजहब किसी धर्म का हो। मैं हिंदू नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ, भले मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा हूं और भले किसी पार्टी का नेता प्रवक्ता हूं, लेकिन आप जैसे लोग खबरदार हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। हमने अंग्रेजों के कदम भी उखाड़े हैं। बहकाया क्या है, बहकाया क्या जा रहा है, बहकाया क्या जा रहा है चंद्रमोहन जी, समझना चाहूंगा मैं। बहकाया इसलिए जा रहा है क्योंकि जब सत्ता खिसकती है, जब बनिया की दुकान से माल खत्म होता है तो बनिया दूसरे की दुकान का कहता है कि वो चोरी का सामान लेके आ रहा है। तो आज जो बातें कही जा रही है वो चोरी के लिए कही जा रही हैं। ये बातें जो सेकुलरिज्म की, ये लिंचिंग की, जो हिंदुत्ववादी है और इसके अंदर जो डीएनए सबका है, ये तो पुरानी बातें हैं। ये तो सदियों से हर नेता कहता आ रहा है कि हिंदुस्तान की बनावट ऐसी है, लेकिन आपने उस बनावट को बदलते हुए इसको हिंदुत्व की तरफ मोड़ा था और हिंदुत्व का नारा दिया था। लेकिन आज मेरे देश के हाथ में हिंदू के हाथ में क्या रहा, मुस्लिम के हाथ में क्या रहा, सिख के हाथ में क्या रहा। आपने कई धर्मों को, कई मजहबों को, मतलब पहले से ही धर्मनिरपेक्षवादी ताकतें हमारे देश में सक्रिय थी, हम आपस में मिलकर रहते थे। लेकिन आपका आरोप यह है कि जब से आरएसएस और बीजेपी का उदय हुआ तब से विभाजनकारी यहाँ पर जो शक्तियां हैं वो प्रभावी हुई हैं। मुझे तो बड़ा अजीब महसूस होता है चंद्रमोहन जी की बात सुन करके, जब चंद्रमोहन जी कट्टर क्या कर सकता है, कट्टरता किसे कहते हैं आप बताइए। अपने पंथ पर चलने की, अपने पंथ पर निष्ठावान होने के लिए गलत बताते हैं क्या आप बताइए। अभी किस प्रकार की आप बात कर रहे थे कि बनिया उसको ठग में समझ लिया जाता है, उसको चोर समझ लिया जाता है। आप इस प्रकार से जातिवादी बातें कैसे ला सकते हैं जबकि आप अपने हिंदू होने का दावा करते हैं। इसी प्रकार से आपने जातियों में तोड़ा है। आपकी दृष्टि जो है भिन्न कैसे हो जाती है, समाज को एक रूपता के साथ क्यों नहीं देख पाते आप। आप संतों की हत्याओं पर बोलते नहीं हैं। अभी गाजियाबाद में एक संत पर हमला हुआ, मंदिर में घुस करके हमला हुआ, डासना देवी मंदिर में। मुझे बताइए, आ रहा हूँ उस पर चंद्रमोहन शर्मा जी बोले क्या? हाँ ठीक है, जवाब ले सोनिया जी बोली क्या? चंद्रमोहन जी बोलिए। देखिए, ये फर्क है आप में और मेरे में। हिंदुस्तानी मैं हूं, मैं भी अपने वतन के अंदर पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी जबान जब बोलती है तो अपने वतन की बात करती है, और आपकी जबान बोलती है तो एक मजहब और एक दिन की बात बोलती है। ये कमी है आपके अंदर, ये आपको पढ़ाया जाता है, वो आप बोलते हो। मैंने पढ़ा है, मैंने अपना दिन हिंदुस्तान माना है। मैं, मेरा वतन हिंदुस्तान है, मेरा धर्म हिंदू है, लेकिन मेरा वतन हिंदुस्तान है। मेरे वतन के अंदर आपको पता ही नहीं कि धर्म हिंदू धर्म है या जीवन जीने की शैली है। पहले हिंदू हिंदुत्व को समझ लीजिए चंद्रमोहन जी। अरे बंधु, पहले सुन तो लीजिए, को समझ लीजिए। अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, आप सुनेंगे, आप या तो आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा। मैं बड़े आराम से करता हूँ डिबेट, बहसबाजी नहीं करता हूँ। बोलिए, आप बोलिए। देखिए, मेरे हिंदुस्तान के अंदर जब सुबह की प्रभात की किरणें सूर्य की निकलती हैं तो पहली अजान मस्जिद से आती है, फिर मंदिर के घंटे बजते हैं, फिर गुरुद्वारे की गुरजान पड़ती है, उसी तरह से जीसस की भी अजान आती है। ये जो बनावट है, ये सलावट जो है, ये इंसान ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है। और इस इंसान की बनाई हुई बनावट को भगवान ने पारदर्शिता से बांटा नहीं है, वो आप जैसे चंद लोग बांटते हैं जो ये बैठ के ये कहते हैं कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ। ये आपकी पढ़ाई है, मेरी पढ़ाई नहीं है। मेरी पढ़ाई, मेरा वतन है और मैं अपने बनिया ब्राह्मण में किसने बांटा? चंद्रमोहन जी, बनिया ब्राह्मण की बात कौन कर रहा था अभी? मुझे बताइए, बनिया ब्राह्मण नेशनल कौन कर रहा था? दीपक जी सुनिए तो पहले, बोलिए चंद्रमोहन जी। बंधु, आप
एक टू एक बहस करेंगे, मैं उसका भी जवाब दूंगा। अभी आप मेरे को बोल लीजिए, फिर आप बात करिए। बनिए ब्राह्मण की बात मैंने वो बोली जिसको आप घुमा रहे हैं। मैंने बोला जैसे एक बनिए की दुकान का काम नहीं चलता तो वो दूसरे की दुकान को कहता है कि उसका दुकान का माल नकली है, ठीक उसी तरह से मोहन भागवत जी ने आज जो बात बोली है वो नेताओं के लिए बोली जो ऑलरेडी पहले बोलते आ रहे हैं। उस बात को तो महात्मा गांधी ने बोला, उस बात को सुभाष चंद्र बोस ने बोला, उसको सरदार पटेल ने बोला। जब भगत सिंह जी फांसी में चल रहे थे तो इस देश के अंदर भगत सिंह जी थे, उनके साथ क्षमा मांगनी चाहिए, अपने शब्द वापस लेने चाहिए। ये बनिया समाज पर इस प्रकार का अनर्गल आरोप कैसे लगा सकते हैं? इन्हें एक मिनट बात करने दीजिए, बात करने दीजिए बस। नहीं ऐसे बात करेंगे आप, ऐसे बात करेंगे। दीपक जी को ऐसा लग रहा है कि आपने अपमान कर दिया है। देखिए ऐसा है, ये तो इनकी आदत है, इनकी आदत से हम डरने वाले नहीं है। ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं, ऐसे शब्द लगा रहे हैं, ये इसी शब्दों के कारण गिर जाते समाज पर आरोप लगा रहे हैं। अरे इस देश का व्यापारी समाज ईमानदारी के साथ टैक्स देता है, आप उस चीजों पे मत जाइए। समाज पर आरोप लगा रहे हैं। आलोक जी का मुद्दा आज की डेट के अंदर हुआ है जो मोहन भागवत जी ने कहा है। जब आप वर्ग पे आएंगे उसका जवाब देंगे। जब आदमी के पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए तो इस तरह की राजनीति करता है जैसे आप कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे होते तो आप मेरे से तर्क की बात करते हैं, तर्क का जवाब दे रहा हूं मैं। आपके पास है नहीं तर्क होते हैं तो फिर तर्क की जवाब फिर ये बात नहीं करी जाती है। सामाजिक ज्ञान से हम बहुत समृद्ध हैं, गायों की हत्या नहीं करवाते, अरे हम संतों की हत्या नहीं करवाते। हम पर्सनल नहीं जा रहे मेरे बंधु, पर्सनल नहीं जा रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं। आप अपना जो दीन चला रहे हैं चलाइए, कौन मना कर रहा है उसे, लेकिन आप सुनिए, तर्क रखिए। अध्याय नहीं करते हैं हम कम से कम। अरे फिर इसका प्रूफ मत दो ना, आप देश की जनता के अंदर अपने आप को साबित मत करो। अगर आप ठीक हो तो दुनिया आपको सही मानेगी। अगर हमसे कुछ आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए चंद्रमोहन जी, उसके बाद फिर विजय जी के पास जाना है, फिर सतीश जी भी क्यों लगाया मुझे बता दीजिए, कारण बता दीजिए। आज आप किस चीज का पूछ रहे हैं? आप सत्य बोलने वाले लोग हैं, किस चीज का पूछ रहे हैं? अपनी सत्यता का प्रूफ दीजिए। किस चीज का पूछ रहे हैं आप? आपने संघ पर बैन क्यों लगाया मुझे बता दीजिए चंद्रमोहन जी, इसका जवाब दे दीजिए। सत्य बता देंगे आप, सत्य प्रूफ कर देंगे आप। क्या क्वेश्चन कर रहे हो आप? पहले क्वेश्चन बोलो, एक क्वेश्चन दो, मैं जवाब दूंगा। एक प्रश्न पूछिए पहले आप दीपक जी, साफ। मैं आलोक जी इनसे इतना पूछना चाहता हूं चंद्रमोहन जी से कि ये बताएं संघ को बैन क्यों किया था? फिर वही आप अभी की मुद्दे की बात पे आओ कि आरएसएस के अंदर मोहन भागवत जी ने ये कहा क्यों किया था, वो इतिहास के अंदर है, उसको छोड़ दीजिए आप। अगर कुछ गलत हुआ सही हुआ उसके लिए हम भुगत रहे हैं, मान लिया हम सत्ता से बाहर हैं, उसे छोड़ दीजिए आप, उसे हम हर बार एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी बात को। आज मुद्दे की बात करिए कि आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मोहन भागवत जी को कि जो उनको सनातनी बात जो सब कहते थे वो उनको कहनी पड़ गई। यही चाल चरित्र बदल चली गई आपकी, कहीं आपने कोई रंग तो नहीं बदल दिया, उसका जवाब नहीं। चंद्रमोहन जी ये जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं। दीपक जी मैं पूछ लेता हूं आपकी तरफ से, इनका ये कहने का अर्थ है, ये पूछना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर मोहन भागवत जी ने डीएनए से संबंधित कोई बयान दिया है, ये बयान पहले भी होते आए हैं, तो आखिर इसमें इतनी ज्यादा राजनीति फिर विपक्ष की तरफ से क्यों की जा रही है? इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? नहीं ऐसा लोग भाई बिल्कुल भी राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना हम उनकी बात को गलत ठहरा रहे हैं, हम तो उनकी बात को बड़ा कर रहे हैं कि ये बात तो ऑलरेडी हिंदुस्तान के और बड़े सारे नेताओं ने कहते आ रहे हैं, कहती गई है और यही सच है इस हिंदुस्तान का। लेकिन इस सच को आपको पहचानने में इतनी देर कैसे लग गई, ये प्रश्न है, इस चीज का प्रश्न चिन्ह उठता हो रहा है। देखिए मोहन भागवत जी बहुत समझदार हैं और उन्हीं से समझदारी का सीख लेके लाल कृष्ण अडवाणी जी जब पाकिस्तान गए थे, जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा के जिन्ना के 4 शब्द कहे थे, तो वो इसी का एक पहलू था। तो प्रश्न ये उठता है जब देश के अंदर ये सब चीजें हैं तो इन चीजों को केंद्रित करने वाली जब बात करी जाती है तो आप एक तरफ खड़े हो जाते हो, और लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो आप दूसरी तरफ आके बात करते हो। प्रश्न आपकी जवाब का आपकी बात का यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं विजय जी। देखिए अभी ये कह रहे थे कि हम ऐसा करते हैं, मैं खाली इनकी बात का जवाब देता हूँ ताकि बड़ा इतिहास की बात कर रहे हैं, हमने आजादी दिलाई। अरे आजादी तो श्यामा वो भी थे, हमारे मुखर्जी जी भी थे, तो भूल दीजिए, लोहिया भी थे आजादी में जो कांग्रेस के विरोधी बन गए। तो ये मत कहिए हमने दिलाई आजादी। आजादी को तो भारतीय जनता पार्टी में न जाने कितने लोग आ गए थे, वो तो बेकार बात है। लेकिन सवाल है इस समय इसका कि किस तरह से तुमने शुरुआत की तुरंत आजादी मिलने के बाद। पहली लड़ाई हुई थी जब आपने मुस्लिम के संविधान में शरीयत को तो डाला,
और एक्ट में भी बाद में डालते गए। लेकिन जब शारदा बिल एक्ट का सवाल आया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी ने साइन करने से भी 2 बार मना किया, लेकिन राष्ट्रपति को बाद में साइन करना पड़े, तो वो क्यों आपने किया ये हिंदुओं के साथ अत्याचार? एक। नंबर 2, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था साहिबानों केस में, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पलटने के लिए संविधान का अमेंडमेंट राजीव गांधी ने क्यों किया? मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए। ये है मेरे, ये खाई पैदा मत करो। हिंदू मुस्लिम का पहले दिन से सन 52 से जो शुरुआत की थी आपने, उसको बाद में राजीव गांधी ने जिंदा रखा। राजीव गांधी ने द्वारा उसको अमेंडमेंट करके संविधान में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पास आदेश की खिलाफत करके उसको पास किया, जिसके ऊपर उस समय के मंत्री आरिफ मोहम्मद खान को बिल पेश करने के लिए कहा गया। उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा, जो आज गवर्नर है केरल के। उन्होंने राजीव गांधी के कहने से बोला ये बिल मैं नहीं पेश करूंगा, क्योंकि ये मुसलमानों के अहित में है। लेकिन आप वोटों के लिए, मुल्लों को खुश करने के लिए, कट्टरवादियों के लिए राजीव गांधी ने यह हरकत की। अब की बात तीसरी हमने आपको बता दी, जो मनमोहन सिंह जी ने किया। उन्होंने कह दिया इनका स्रोत पहले है। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने क्या किया, जब सिमी पकड़ी गई तो सिमी का समर्थन किया कि जबरदस्ती ये सरकार सिमी को फंसा रही है। बाद में उसको बैन करना पड़ा, अपना मोहन लेके लटक आगे रह गए। इसी तरह PFI के लिए इन्होंने किया, उनके भी साथ। मेरा मतलब खाली ये, लिंचिंग में भी यही हुआ। लिंचिंग में, जब लिंचिंग में अगर एक आदमी मर जाता है या उसका कत्ल हो जाता है तो इनको होश आता है, और हजारों संत कटते रहे, मरते रहे, तब इन्हें होश नहीं आता है। आप याद करिए एक बात और, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय संत समाज यहाँ पर गो हत्या बंद करने के लिए आया था। इंदिरा जी ने गोली चलवा दी थी, 5-6 लोग संत वहीं मर गए थे खड़े खड़े। तब पात्री जी ने ये कहा था कि इसका तुम्हें एक दिन इसका तुमको भुगतना पड़ेगा, जो आपने किया संतों पर, नेताओं पे गोली चला के। तो ये करते ही रहते हैं। ये तो कांग्रेस का इतिहास भरा पड़ा है, कहाँ तक सुनाएंगे हम आपको। अगर हम उसको एक करना चाहते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद मुसलमानों में विश्वास जगा है अब कि अब ये राजनीति नहीं होगी, अब उनके वोट भी बढ़ रहे हैं, उन्होंने 3 तलाक के बाद भी उनको न्याय दिलवाया है, हर कदम पर ये हो रहा है, तो इनको चिंता करनी चाहिए। हमें क्या चिंता है? हमें तो मुस्लिम पहले वोट देता नहीं था, अब देने लगा है, तो चिंता तो तुम करो, ये तो बढ़ता जा रहा है। रहा मोहन भागवत का, तो वो तो शुरू से RSS राष्ट्रीय अमृत है, राष्ट्र के लिए मरेंगे। तो मतलब विजय जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आपको कहीं ना कहीं वोट मिलने लगा है, तो वोट मिलने के चलते अब लचीलापन आ रहा है विचारधारा में भी? नहीं, लचीला हम आपसे फिर कह रहे हैं, यही लचीलापन था, लेकिन ये पहुंचा नहीं लोगों तक। इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि उन्होंने एक स्टैंप लगा दी थी, नॉन सेक्युलर है, हम लोग हिंदुवादी संगठन है। कौन सा अत्याचार किया, दंगे रुक गए हैं, कौन सी जाति कर दी, इतने स्टेट्स हैं, कहाँ पर हो गया? सिर्फ जो गुंडे बदमाश इन लोगों ने पैदा किए थे उनको पकड़ रहे हैं, जो लिंचिंग करेंगे उनको पकड़ रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था उस समय के मुसलमान भाइयों से हमारा निवेदन है कि वो स्वयं गौ मांस खाना छोड़ दें। खुद ही उन्होंने निवेदन किया था, इसमें कोई कानून की जरूरत नहीं है। तो अगर गौ मांस के लिए कहा उन्होंने, उसके बाद वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, उस बात को उठाया तो उन्होंने उसको जोड़ के कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। ये सवाल नहीं है। बंगाल में जब हुआ था, मैं कहीं भी हो, वहां से हिंदू भगा दिए गए। जब कश्मीर से एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला कांग्रेस से, कभी तब जलूस निकाल दिया होता इन्होंने, तब अखबारबाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा कश्मीर में। तब गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब ये वहां पर थे और यहाँ मनमोहन सिंह जी थे। तब किसी ने एक बार कहा कि नहीं, हिंदू के साथ अत्याचार है, हमें वापिस भेजेंगे? नहीं किया। मरो, हिंदू मरने के लिए बने हैं, हमें तो वोट चाहिए मुसलमानों के। मरते रहे हिंदू, सोते रहे। कहीं भी होता है ऐसा, इतिहास पूरा हमने आपको सुना दिया, दे दे किसी बात का जवाब, इसमें दम है तो। ठीक है, ठीक है। अब हम एक बार सतीश जी के पास जाते हैं। सतीश जी, एक बयान का पहलू ये था कि जिस तरह से मोहन भागवत ने बयान दिया, मायावती जी ने सामने आकर ये कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। एक तरफ तो आप कोसते हैं, एक तरफ आप एक लाइन खींच के रखते हैं, कहने का मतलब यही था, और एक तरफ अब आप उनको अपने साथ भी लाना चाहते हैं कुछ भी बयान देके, चाहे आप DNA की बात करें, चाहे आप सामाजिक समरसता की बात करें, चाहे आप 40,000 पुरानी संस्कृति में एक साथ रहने की बात करें। एक बयान का पहलू ये था, लेकिन एक बयान उन्होंने धर्मांतरण पर भी दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण जो लालच देकर या जोर जबरदस्ती हो रहा है वो गलत है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने जो कानून बनाया उसका भी तो समर्थन फिर किया जा सकता है। ये माना जाए कि मायावती जी ने ये कहा है कि अगर इस तरह का कोई कानून बनाया गया उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा तो वो ठीक है, फिर तो धर्मांतरण पर इस तरह से रोक लगनी चाहिए। देखिए, जबरदस्ती का कोई भी काम
वो ठीक नहीं हो सकता। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है ना, जबरदस्ती की तो बात नहीं होती ना। और कोई भी धर्म, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो या जैन हो या सिख हो, इसमें कहीं भी धर्मांतरण जो होगा, और ये भी सच्चाई है। देखिए, इस देश में मुस्लिम से कहीं भी धर्म पढ़ते हैं ना, जैनिज्म भी यही पढ़ता, बुद्धिज्म भी यही पढ़ता, और जैनिज्म भी यहाँ पढ़ता, तभी यह मुसलमान नहीं था। लेकिन आप देखेंगे कि भद्रभाव को यहाँ उत्तर भारत से छोड़ करके दक्षिण में शरण लेनी पड़ी। कारण क्या कि यहाँ के हिंदुओं ने उनको भगाया। तो ये झगड़े हैं, इसके ऊपर ध्यान न दे करके ये 3-4 चीजें हैं। अभी आपने कहा कि जो आरएसएस जो है वो राष्ट्रीय व्रत है, अब मैं उनको जहर दे दूं तब क्या होगा? आपके जहर के 50 उदाहरण दिला दूं तब क्या होगा? जब अखलाक की हत्या होती है, उसको मारने वाले लोगों को आप जाके माला पहनाओगे तो आपकी तारीफ करेगा कोई? जब पहलू खान की हत्या होती है, उसको मारने वाले कौन? आरएसएस के लोग। उनको आप माला पढ़ाओगे, उनकी विचारधारा ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? वो आरएसएस के लोग हैं। अरे शांत रहिए, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? अरे सुनिए, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली सतीश जी कि वो आरएसएस के लोग हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ। ये फैक्ट आप कहाँ से लेके आए, कहाँ से पढ़ के आए? अभी रुकिए, आप बेकार हैं। अभी रुकिए, आप कहाँ रुकिए ना? अरे मैं आरएसएस के लोग हैं, ऐसा क्यों कहा आपने? अरे बता रहे हूँ, बता रहे दीपक जी, बता रहे हैं। सुनते पहले, एक बार इनकी पहली बात पूरी होने दीजिए। हत्या हुई, उसको मारने वाले कौन थे? उनका कार्यकर्ता कौन है? उसको जिला पंचायत का टिकट किसने दिलाया? हमको पूछोगे? देखिए लिस्ट है हमारे पास। नहीं, हमारे पास लिस्ट है सबकी। देखिए सुनिए, आपने क्यों नहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा? सुनिए, मुझे बताइए सतीश जी, बसपा क्यों मत फैलाओ? लिस्ट है, बसपा ने क्यों नहीं चुनाव लड़ा? जिला पंचायत पर बैठ करके है ना, पूरे देश में जहर घोल रहे हो, 2 नेशन थ्योरी। जिला पंचायत का चुनाव बसपा ने क्यों नहीं लड़ा? 2 साल में आप होने के बाद में आज तुम बता रहे हो कि हिंदू और मुसलमान एक है। ये बात तो आप मुझे बताइए ना। 25 में आपका ओरिजिन कैसे हुआ? गौर से कैसे 2 नेशन थ्योरी की बात करी? गौर से गिनने से पहले गौर से देखा। हिंदुओं ने, आरएसएस के लोगों ने राष्ट्र की जान दी है। अगर आपको 1945 का वो प्रकरण ध्यान में आना चाहिए जब पाकिस्तान भारत मेरे लिए मुस्लिम लोहा लेते हुए भारतीय सैनिकों के साथ कई होते हैं, कोई भी व्यक्ति पर कोई बात नहीं करेगा। दीपक जी एक सेकंड, मैं आपके पास ही आऊंगा इसके। अरे मनुस्मृति से देश नहीं चलता, बाबा साहब के बनाए संविधान से चलता है। कहाँ चल रहा है? बाबा साहब का संविधान ये कहता है मनुस्मृति से कहाँ चल रहा है? कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जो कमजोर होगा, सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार का ये राज धर्म है कि जो कमजोर होगा उसके पास जाना चाहिए। आपने आज योगी जी बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, योगी जी ने शपथ ली है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके संवैधानिक सुनिए सरकार का है। सतीश जी मुझे बताइए ना, 2014 के बाद से कहाँ ऐसी असमानता आपको दिखी कि किसी योजना का लाभ किसी विशेष वर्ग को मिला और किसी को दीपक नहीं? जी एक सेकंड ना, दीपक जी एक सेकंड। सतीश जी देखिए, उज्ज्वला योजना बेची है आपने, 5 किलो का सिलेंडर 1600 रुपए का कनेक्शन बेच दिया, दोबारा कनेक्शन भरा नहीं गया, गांव के लोगों को लूट लिया। सतीश जी जिस तरह से अभी आप बोल रहे हैं, सतीश जी एक सेकंड सुनिए तो मेरी बात एक बार सुनिए ना। गाँव में 100 रुपए था, आज 2000 रुपए करके आइए। दीपक जी मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। सतीश जी जिस तरह से आपने अभी आरोप लगाया कि लगातार संघ अपनी विचारधारा के हिसाब से देश को चलाना चाहता है, संघ ये चाहता है कि मनुस्मृति के हिसाब से देश चले, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब बाबा साहब ने संविधान बना के संविधान की सभा पटल में फाइनल कर दिया था, वो जब स्वीकार हो गया, अंगीकार हो गया 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद से कुछ उपबंध उसके हालांकि 26 जनवरी को पूरी तरह से लागू किए गए, तब से हम मानते हैं कि संविधान लागू है, तब से पूरा देश बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार ही चल रहा है। आप भी बार बार फिर बात आप ये क्यों बोलते कि मनुस्मृति के हिसाब से देश चल रहा है? कहां चल रहा है? मनुस्मृति का तो विरोध करेंगे। दीपक जी उनको अपनी बात बोलने दीजिए। एक अलग कानून दीपक जी एक सेकंड उनको अपनी बात बोलने दीजिए। दीपक जी उनकी बात आने दीजिए, मैंने अभी उनसे प्रश्न पूछा है, उनको उत्तर देने दीजिए ना आप। बोलिए आप सतीश जी। देखिए
चलिए एक उदाहरण बता देता हूं आपको। हाँ। सरकारी नौकरियों में हर व्यक्ति का एक रिप्रेजेंटेशन है, हर जाति का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ। दलितों का भी आरक्षण है, पिछड़ों का भी आरक्षण है। अभी बांद्रा यूनिवर्सिटी में जो एग्रीकल्चर के टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट हुए 15 लोगों का, 11 आपने सिर्फ योगी जी की जाति के रख दिए, एक ओबीसी रख दिया, एक एससी रख दिया। ये वायलेशन नहीं है, ये संविधान नहीं कहता। आपने पिछड़ों का हक मान लिया। आज आपने बताइए 2017 में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभा में ये कहा कि मैं पिछड़ा हूं, मुझे वोट देना, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछड़ा ही होगा। आपने केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे करके पिछड़ा नेता के रूप में आगे करके आपने वोट दिया, और जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई है आपने पिछड़े को पीछे कर दिया, योगी जी को आगे कर दिया। विधायक दल ने अगर किसी को अपना नेता चुन लिया, विधायक दल ने अगर किसी को अपना नेता चुन लिया, सतीश जी, जनगणना के आंकड़े आपने छुपा के रखे हैं। अगर वो कांग्रेस ने रखे तो आपने भी रखे। सतीश जी, यही तो बात है, फिर बीजेपी फिर आपके लिए बोलती है ना। सुनिए देखिए, जब भी चर्चा हो तो बहुत ही ओपन होनी चाहिए ना। देखिए, यही आरोप आपके ऊपर एक सेकंड देखिए, आप जो आरोप अभी बीजेपी पर लगा रहे हैं कि एक नेता को आगे करके आपने फिर मुख्यमंत्री बना दिया किसी और को, यही आरोप बीजेपी का भी तो आप पर है कि सतीश मिश्रा को आगे करके ब्राह्मणों का आपने वोट ले लिया, लेकिन मुख्यमंत्री बनी फिर मायावती जी। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आज सुनिए, बिल्कुल देखिए, सुनिए, मान्यवर काशीराम जी ये कहते हैं कि जितनी जिसकी संख्या बढ़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी। कोई भी संवैधानिक व्यक्ति यही कहेगा कि हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित हो। मैंने सिर्फ पहलू खान का उदाहरण नहीं दिया, आपने मेरी बात को रोक दिया। जब आपने बिकरू कांड के नाम पर, एक अपराधी के नाम पर आपने जो पूर्वांचल के तमाम ब्राह्मणों को आपने हत्या कर दी अपराध बनाने के नाम पर, ये क्या अपराध नहीं है? हम पूछेंगे आपसे सवाल। आप एक जाति विशेष के लोगों को, मैं मानता हूं कि आपने एक व्यक्ति अपराधी हो सकता है, लेकिन सारा, देखिए, चौबे अपराधी था लेकिन चौबे तो नहीं था, शुक्ला तो नहीं था, तो नहीं थे। आप जिसको चाहो तो उसको मारते रहोगे, ये क्या होता है? कोई भी पिछड़ा आदमी, सुनिए, आपके अपराध से निपटने में आप नाकाम इसलिए रहे कि आपके अपराध से निपटने का जो आपका मॉडल था उसमें कहीं ना कहीं धर्म देख रहे थे, कहीं ना कहीं जाति देख रहे थे। आप ये भी आपने अच्छी बात आपने बोली, अच्छी बात बोली बहुमत की सरकार मिलना, ये आपने अच्छी बात बोली। सतीश जी, ये आपने बहुत अच्छा आपने यहाँ पर फैक्ट रखा। एक सेकंड सुनिए तो, सुनिए तो अब देखिए सतीश जी, ये आपने अच्छी बात रखी यहाँ पर सामने कि बार बार, क्योंकि इसी को लेकर राजनीति उत्तर प्रदेश में खूब गरमाई है। लगातार ये कहा जाता है कि सरकार, एक सेकंड सुनिए तो, मेरी भी तो देखिए बात सुनिए। ये आपने एक अच्छा फैक्ट रखा क्योंकि इसको लेकर राजनीति पिछले 1 साल से लगातार गरमाई हुई है, लेकिन विकास दुबे को लेकर इतनी राजनीति आखिर उत्तेजित क्यों हो जाती है? ये वही विकास दुबे है जिसने लगातार 4 से 5 ब्राह्मणों की खुद हत्या कर रखी है, तो उसको लेकर इतनी आखिर संवेदना विपक्ष को क्यों है? वो एक अपराधी था ना। देखिए जी, देखिए, उसको अपराधी किसने बनाया? बीजेपी का यूथ का मेंबर रहा वो। दूसरी बात, सुनिए, युवावस्था से अपराधी था, युवावस्था से उसकी मानसिक प्रवृत्ति ऐसी थी। थाने के अंदर जाकर के हत्या करता है, तमाम थाने के सामने, थाने के अंदर जाकर के राजनाथ सिंह जी के शासनकाल में बाकायदा हत्या की, पुलिस के सामने हत्या करने के बावजूद भी इसके खिलाफ, मतलब आपके कहने का मतलब ये है, आपकी कहने की बातों का पुजारा था। और दूसरी बात, विकास दुबे को मार के कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उस पर वापस आ जाते हैं ना। ठीक है, मतलब सीधा सा अर्थ ये है विजय जी, इनका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो भी अव्यवस्थाएं फैली, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, वो कहीं ना कहीं संघ ने कुछ इस तरह से लोगों को मॉडरेट किया, किसी तरह से लगातार इस समाज में धर्म को विभाजन करने की नीति अपनाई। संघ ने लगातार जातियों के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश की, और जब अब दिखने लग गया है कि मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं हमारी तरफ आ सकता है, तब जानबूझकर मोहन भागवत ने इस तरह का बयान दिया है। इनका ये कहना है। शुरू से लेके आखिर तक मुझे नहीं मालूम कौन बोल गए थे, मुझे तो दिखाई देता नहीं। सतीश जी, इनके पास झूठ का पुलिंदा था, पुलिंदा, 1-2 झूठ नहीं, 100 में से 99 झूठ बोले हैं। अभी यह कांग्रेस प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, 2-4 बातें इनकी काट सकता हूं मैं, इनकी तो 100 में से 99 ही बकवास है। बकवास शब्द में कह के सॉरी नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन ये इस तरह झूठ बोल रहे हैं, हर बात पे झूठ, एक दूसरे ऐसा किया। आरएसएस ने कब किया ये?
किस बात पे किया? अभी आप इस पे भी झूठ बोले कि हमने कहा था कि ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपको क्या पता मेरी पार्टी? दिखाओ जरा कब बोला, एक बार दिखा दोगे अगर अरे सुनिए ओबीसी को मुख्यमंत्री बाबू जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा। उनकी बात मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। सतीश जी, उनकी पहले ये केशव प्रसाद मौर्य जी से जाकर के पूछो ना, बराबर झूठ बोल रहे है ना, वो जाकर के हॉस्पिटल में गए थे, उनका पेट खराब नहीं, उनका बीपी बढ़ा था। तो मेरी पार्टी जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री डिक्लेयर हुए, हॉस्पिटल में जाने वाला कौन था? बात तो आने दीजिए सतीश जी, उनकी बात आने दीजिए सतीश जी। एक सेकंड वो आपकी बात सुन रहे थे ना, वो आपकी बात सुन रहे थे बैठ के। बोलिए झूठ बोल रहे हैं, बोलिए पहले विजय जी बोलिए। में झूठ बोल रहे हैं, बाबा साहब के नाम पे 2 झूठ बोल गए, पेल गए बीच में, जो बाबा साहब ने कभी नहीं कहा ये वो पेल गए। क्या पता, आपने पढ़ते हो नहीं, अम्बेडकर जी को जाके पढ़ो पहले, फिर आना अगली बार हमारे पास। मैंने गोडसे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अरे गोडसे पर यहाँ चर्चा नहीं है ना भाई। इतना से पहले टू नेशन कोई देने वाले गोडसे है, वो पुणे का वाचक भी है। गोडसे का समर्थन करने के लिए कोई नहीं बैठा ना आज बहस में, कौन है बताइए सतीश जी? नहीं, बता रहा हूँ, समर्थन कोई नहीं कर रहा ना यहाँ पे उसका। जवाब दे पाए आप? बात यहाँ पर यह है कि अगर डीएनए वाली बात हुई है तो आखिर इस पर ज्यादा सियासत क्यों? क्योंकि लगातार सभी पार्टियां इस बात को पहले बोलती आई हैं, लेकिन अगर मोहन भागवत इसी बात को बोल देते हैं तो इसमें आपत्ति हो जाती है। सर ये आपत्ति नहीं है। शुक्ला जी सुनिए, इस देश में डीएनए जांच जरूरी है या कोरोना की जांच जरूरी है? मेरा सवाल है ये। कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से मरे, सरकार चाहे किसी की भी हो, देखिए जाति की जरूरत कहाँ पड़ती है? जाति की सबसे ज्यादा जरूरत उसकी शादी में पड़ती है, लेकिन शादियों में भी देखिए जातियों में शादियां नहीं होती, वहां भी अमीरी कमीरी गरीबी देखी जाती है। इन चीजों को ध्यान रखिए कि जो जनमानस है, जो आम व्यक्ति है, भारत का गरीब व्यक्ति भी, उसके पास सरकार की ये नैतिक जो। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही चंद्रमोहन जी। पूरी बहस में अब आपको क्या लगता है कि क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से अब डीएनए प्रवेश कर चुका है, निश्चित रूप से अब ध्रुवीकरण की बातें भी होंगी, हिंदू मुसलमान भी होगा, मंदिर की बात पहले से थी, धारा 370 पहले से ही थी, अब आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसे मुद्दे भी अब जानबूझ के तलाशे जाएंगे जिससे कि जो विकास की बातें थी, गरीब की बातें थी, बेरोजगारी की बातें थी, हम ये पीछे छूटेंगी? देखिए बिल्कुल लोग ही उन्हीं बातों को पीछे छोड़ने के लिए सब किया चला हुआ है ये, क्योंकि आज बेसिक जेब में पैसे नहीं है, युवा के पास रोजगार नहीं है, व्यापारी के पास काम नहीं है, सुरक्षा नहीं है, किसी आज बीमारी हमारी आपदा पे खड़ी है, डेल्टा बीमारी सामने आके खड़ी है, एक पूरी स्ट्रेटेजी नहीं है, वैक्सीनेशन लग नहीं रहा, ये सब बहुत सारी मतलब ब्लंडर है कमियों का। इन्हीं कमियों को छुपाने के लिए जो भाजपा की अलायंस है और मोहन भागवत जी ने वो एक सफोका छोड़ा कि उसको छोड़ने पर भी उनको फायदा है और उस पर कमेंट्स आने पर भी उनको फायदा है, क्योंकि बेसिकली अगर उसका काउंटर करने के लिए विपक्ष खड़ा होता है सेकुलरिज्म का, तो ये उसको ये कहना चाहते हैं कि आप सेकुलरिज्म के ठेकेदार हो और हम धर्म के ठेकेदार हैं। अगर हम मजहब के धर्म की बात को खड़ा करके कहें कि आप कटरिज्म फैलाते हो और हम सेकुलरिज्म को लेकर चलते हैं, तो आप इतिहास की दुहाई पे चले जाओगे, क्योंकि इतिहास की दुहाई के कारण ही आपको सत्ता का परिवर्तन मिला और सत्ता मिली। लेकिन पिछले 5 वर्षों में और दूसरे टर्नओवर में भाजपा के सेंटर के और एक टर्नओवर के यूपी के अंदर यूपी को क्या मिला और हिंदुस्तान को क्या मिला, उसका जवाब भाजपा के किसी नेता के पास नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से सरकार हम दो हमारे दे तो अधीन रही है। और यही कारण है कि जहां डीजल पेट्रोल बढ़ा, उसकी मार के कारण जीडीपी भी डाउन हुई, पैसे भी डाउन हुए, महंगाई भी बढ़ी, और गिरते गिरते आप देखिए दूध को भी ये सैकड़े के पार ले जाने की कगार पे खड़े हो गए हैं, जबकि उस दूध का पैसा जो हमारे गांव देहात के अंदर गाय भैंस वाला जो हमारा व्यापारी है उसको बिल्कुल नहीं स्तर पे मिलता है, लेकिन उसी को अमूल के अडानी अंबानी के अंदर निरंतर 5-5 रुपए के जंप मिलता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी एक मैनिपुलेटेड है, क्योंकि आप जुमलों के कगार में फंसे रहे, कितने का आता है भैंस का दूध? आज के देश में ये फंसे पड़े हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग करा इसका। दीपक जी, जी कितने का आता है दूध भैंस का? दीपक जी छोटी सी यहाँ पर टिप्पणी की, मोहन भागवत के बयान को किस तरह से यहाँ पर लेने की जरूरत है? आप देखिए, इसको राष्ट्र के भावना से लेने की आवश्यकता है, आप इसे राष्ट्रीय भावना से लीजिए, आप इसे राष्ट्र के एकीकृत भावना से क्यों नहीं लेते? आप इसको संवैधानिक राजनीति होती है, राष्ट्र भावना होती है, राजनीति होती है, राजनीति बड़ी होती है, राष्ट्र भावना बड़ी होती है। कहीं पढ़ा इस बात को?
अरे जब राष्ट्र भावना सही पढ़ा इस बात को, नीतियां बनेंगी, राष्ट्र नीति बड़ी होती है, राष्ट्र भावना बड़ी नहीं होती है। राष्ट्र भावना इस देश के अंदर है। राष्ट्र की नीति बनाने का काम सरकार का है, प्राइम मिनिस्टर का है, होम मिनिस्टर का है। मुझे ये बता आप दीजिए, लोगों का नहीं है। का दूध कितने का आता है? अरे आपके पास बहस करने का तर्क नहीं है। दीपक जी, आप डिबेट में आप कैसे गए? राहुल ज्ञान नहीं चलने वाला इधर। चलिए ठीक है, अब आपकी बात यहाँ पर आ गई कि किस तरह से लेना चाहिए। आपका ये बोलना है कि राष्ट्रीय हित पर लेना चाहिए। विजय जी, छोटी टिप्पणी कीजिएगा। विजय जी। हाँ जी, बस मैं खाली अभी तो इतना ही बोल रहा हूँ। एक तो भागवत जी की जो बात है, इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे, कल करें, आज करें या कल करें, अगर इनको चाहे जैसी भी लगी हो वो बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, हम दो हमारे दो की बात जरूर खोली कांग्रेस की प्रवक्ता ने। ये सच है कि वो हम दो थे पहले, संजय गांधी, राजीव गांधी, फिर हम दो थे सोनिया गांधी, राजीव गांधी, फिर हम दो हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। ये तो इनका बराबर चलता, हम दो हमारे। तो हम दो हमारे दो तो इनका है। हमारे यहाँ तो गैर है, गैर अगर दो बने तो क्या, अलग अलग से आगे दो बने तो क्या। ये तो एक ही के दो 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 हम दो बराबर चलते जा रहे हैं। वो भी रैफल भी आ गया खेड़ा साहब, रैफल का भूत भी आ गया। आपके सामने प्रमाण है, इसमें क्या बात है। वो रैफल का भूत भी आ गया, अभी उस पर भी बैठना पड़ेगा आपको। वो रैफल का भी प्रमाण देना पड़ेगा अभी। और राहुल जी हैं, फिर दो हैं। राफेल पर अभी आज नहीं जाते ना, किसी और दिन इस पर, किसी और दिन अब हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपना समय दिया, अच्छा विश्लेषण किया आपने। जिस तरह से सतीश जी ने यहाँ पर पक्ष रखा अपना और ये समझाने की कोशिश की कि इसको किस संदर्भ में देखने की जरूरत है। मायावती ने जो कटाक्ष किया है वो निश्चित रूप से कटाक्ष इसी में था कि आरएसएस पहले कुछ बोलती थी, आज भाषा में परिवर्तन क्यों है, क्या ये राजनीतिक जरूरत है। लेकिन यहाँ पर संघ के समर्थक ने, जो संघ के विचारक रहे, उन्होंने साफ स्पष्ट की है। उनका यह कहना है कि यह पूरी तरह से राष्ट्रहित की बात कही गई है। जो एकता 40,000 साल पुरानी थी, बस वही बात दोहराई गई है। यहां पर कांग्रेस ने भी कहा कि हमने भी लगातार धर्मनिरपेक्षता के नियमों का पालन किया है, लेकिन अब आरएसएस और बीजेपी के चलते तमाम विघटनकारी शक्तियां देश में सक्रिय हैं। अब इन सारे बयानों को राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में किस तरह से इस्तेमाल करती हैं और राजनीति किस तरह से अपने रंगों को बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लगातार आप सब भी जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। सियासत का हर रंग हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। नमस्कार।